शहर से बाहर आने का रास्ता मुंदरी को मालूम था। वो खामोशी से जीप चला रहा था। लंगड़ा उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठा था और ताना अकबी नशिस्त पर था। वो तीनों कई मर्तबा सरदारों के लिए इस किस्म के काम सरअंजाम दे चुके थे। ये कोई पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार जो अजीब बात थी वो ये कि वो तीनों ही खामोश थे। दरअसल उनमें बोलने वाला शख्स मुंदरी ही था। आज वही खामोश था, इसलिए उसके दोनों साथी भी चुप थे। लंगड़े ने दो एक बार बात शुरू करनी चाही, लेकिन मुंदरी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर वो भी खामोश हो गया। ताने से मुंदरी वैसे भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। पुलिस की एक चेक पोस्ट की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन मुंदरी जानता था कि उनकी जीप पर लगी MNA की तख्ती देखकर पुलिस वालों को उन्हें रोकने की जुर्रत ही नहीं होगी, और फिर यही हुआ। अगर उस जीप को रोककर उसकी और उसके काबिजीन की तलाशी ली जाती तो गैर कानूनी असलहे के साथ पुलिस को 3 ऐसे मुजरिम भी मिल जाते जो कई कई जिलों की पुलिस को मतलूब थे। वो चेक पोस्ट के करीब से गुजरे तो मुंदरी ने आगे आने वाले 2 सिपाहियों के सलाम के लिए उठे हाथ अच्छी तरह देखे। सिर्फ ताने ने हंस के पुलिस वालों को माँ की एक गंदी गाली दी, जिसके जवाब में लंगड़े और मुंदरी ने कुछ नहीं कहा। ताने ने सिगरेट सुलगाया और कुछ गुनगुनाने लगा। मुंदरी सारे रास्ते दुआएं मांगता आया था कि सरदार नुमान का दिया हुआ पता गलत हो, लाला वहां मौजूद ना हो, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि उनको कामयाबी ना हो सके। उसने कनखियों से अपने बराबर बैठे लंगड़े को देखा। लंगड़ा सामने के रुख देख रहा था और किसी गहरी सोच में था। मुंदरी ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि लंगड़ा क्या सोच रहा था। लंगड़े को वो अपना दोस्त तो नहीं कह सकता था, लेकिन वो जानता था कि लंगड़ा ताने और हस्सू से कहीं बेहतर आदमी था और शायद मुंदरी को पसंद भी करता था। मुंदरी ने सोचा, अगर इस वक्त ये अपनी बहन का यार ताना साथ ना होता तो शायद वो लंगड़े को राजदार बना सकता था। लेकिन तभी उसने लंगड़े की आवाज सुनी। ये जो मस्जिद का बोर्ड है ना, इससे अंदर जाती है सड़क, कागज पे यही लिखा है। मुंदरी बोर्ड देख चुका था। उसने खामोशी से जीप लंगड़े की हिदायत के मुताबिक सीधे हाथ मोड़ दी। ये कोई नई आबादी थी। बहुत फासले पर बने हुए अक्सर घरों में तारीकी थी। सड़क भी नीम पुख्ता थी और जीप हर कदम पर उछल रही थी। मुंदरी खामोशी से जीप चलाता रहा। अंदर कौन कौन जाएगा? ताने की आवाज अकब से आई। ये तो अभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। मौका देखकर फैसला करेंगे। लंगड़े ने गोद में रखी बंदूक को थपथपाया। फिर चंद लम्हों तक खामोशी रही। ताना हंस के बोला, इस साली ने ये बाऊ किधर से फांस लिया? मुंदरी का जी चाह रहा था कि ताने को उठा के बाहर फेंक दे, लेकिन वो खामोश रहा। इस बार भी लंगड़ा ही बोला, ओए हमें क्या, फांस लिया होगा कहीं से। हमने तो साइयों का ऑर्डर पूरा करना है। क्यों मुंदरी? मुंदरी ने फकत असबाब में सर हिलाया। जीप की तेज रोशनियां नीले रंग के एक बड़े से बोर्ड पे पड़ी। ताना अचानक बोला, जैसे डरता हो कि जीप आगे ना निकल जाए। यही गली है, मोड़ ले। मुंदरी को दाएं या बाएं का फैसला करने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि गली की दाएं जानिब एक बड़ा मैदान था जो गालिबन मुस्तकबिल में वहां किसी पार्क की तामीर के लिए छोड़ दिया गया था। उसने जीप मोड़ ली। फिर एक और नीम पुख्ता सड़क पर एक घर और आया जिसमें तारीकी थी। ताने ने मुतमईन होकर असबाब में सर हिलाया और खुद कलामी के अंदाज में बोला, हमने 632 नंबर के घर में जाना है, चलता रहे। मुंदरी अंधेरी की चादर में अपने आगे एक और घर की धुंधली सी रोशनियां देख सकता था, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये कौन सी मंजिल की रोशनियां थीं। फिर ताने की आवाज गूंजी,
बत्तियां बुझा दे ओए। मुंदरी ने जीप की हेडलाइट्स बंद कर दी। चंद लम्हों तक उसे रास्ते का अंदाजा ना हो सका, लेकिन अब वो रोशन खिड़कियों वाले घर के करीब थे, इसलिए मुंदरी को अंदाजे से नीम पुख्ता सड़क पर जीप चलाने में कोई खास दुश्वारी नहीं हो रही थी। फिर ताने ने उसके बाजू पर हाथ रखा। मुंदरी समझ गया कि उसे क्या करना है। उस लम्हे में वो तीनों किसी ऐसी जंगली बिजली की तरह अपने हवासों को बेदार महसूस कर सकते थे जिसे अपना ख्वाब दिखाई दे गया हो। जीप रुकने पर भी कोई नीचे नहीं उतरा। ये उनका बरसों का मामूल था। शिकार वाली जगह पहुंचकर वो चंद मिनटों तक गाड़ी से नहीं उतरा करते थे। वो मौका देख चुके थे और अब उन्हें आगे का लाहे अमल तय करना था। हालांकि ये काम सरदार नुमान ने मुंदरी और लंगड़े के सुपुर्द किया था, लेकिन ताने ने खुद ब खुद ये मंसूबा अपने हाथ में ले लिया था। वो हिदायत जारी करने लगा। लंगड़े, तू मुंदरी के साथ अंदर जा। मेरे ख्याल में वो जाग रहे हैं। कुत्ता नहीं है, वरना अब तक भौंकता जरूर। लंगड़े ने घूम के ताने को देखा और तलखी से बोला, हेडमास्टर ना बनोए, तुझे पता है मेरी रात खराब है, मैं आराम से दीवार पे नहीं चढ़ सकता। जवाबन ताने ने एक गुर्राहट नुमा आवाज निकाली जिसका पता नहीं क्या मतलब था। फिर वो तलखी से बोला, दीवार पे चढ़ने को कौन कह रहा है तुझसे, सीधी सीधी घंटी बजा। उसी लम्हे मुंदरी के जहन में जैसे रोशनी का झमाका सा हुआ। वो मुस्कुराया, लेकिन अंधेरे में कोई उसकी मुस्कुराहट नहीं देख सकता था। उसने एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। मैं जाता हूं अंदर। लंगड़े, तू गेट पर खड़ा रहना, मैं सीटी मारूंगा तो तू अंदर आ जाना। ताने, तू ड्राइवर की सीट पे बैठ। ये तजवीज़ ताने के लिए बेहद काबिल कबूल थी, इसलिए मुंदरी और लंगड़े के नीचे उतरते ही वो आगे आ गया और ऐसा करते हुए वो जीप से नीचे भी नहीं उतरा। अंधेरे में मुंदरी और लंगड़ा खामोशी से चलते हुए अदनान के घर के दरवाजे के आगे रुक गए। उन्हें कहीं किसी घंटी का बटन दिखाई नहीं दिया। मुंदरी ने अपनी चादर से अपनी बंदूक अपनी कमर से बांधी, घूमकर थूका और गेट पर किसी बंदर की फुर्ती से चढ़ गया। गेट से पोर्च की छत का फासला बमुश्किल 4 फुट था। मुंदरी बाआसानी पोर्च की छत पर पहुंच गया। एक बिल्ली आवाज निकालती उसके करीब से गुजर गई। मुंदरी का जिस्म पसीने में नहा गया। फिर वो मुस्कुराया। पोर्च से ऊपरी मंजिल की रोशन खिड़की बहुत ज्यादा बुलंदी पर नहीं थी। ये लंबाई में एक तवील खिड़की थी जिसका एक पट नीम बा था और उससे छन कर आने वाली रोशनी की लंबी लकीर ने पोर्च की छत का कुछ हिस्सा भी रोशन कर रखा था। मुंदरी ने घूम के देखा, यहाँ से जीप साफ दिखाई दे रही थी। उसने जरा गौर से देखा, गेट के बाहर खड़ा लंगड़े का हयूला भी साफ नजर आ रहा था। शायद लंगड़े ने उसे देखकर हाथ भी हिलाया था। मुंदरी को कदरे तिरछे बने हुए पोर्च पर चढ़ने में जरा दिक्कत हो रही थी। फिर वो झुका झुका रोशन खिड़की के ऐन नीचे पहुंच गया। इस वक्त अगर कोई खिड़की में खड़ा होता तो वो मुंदरी को देख सकता था। मुंदरी ने चादर के एक हिस्से को मुंह और सर पर लपेटा और एहतियात से कमरे के अंदर झांका। बिलाशुबा वो लाला ही थी। वो मुंदरी की तरफ से पुश्त किए बैठी बाल संवार रही थी। मुंदरी को ख्याल आया कि शायद वो आईने में उसे देख सकती थी। ये ख्याल आते ही मुंदरी ने अपना सर फौरन नीचे कर दिया। उसका सांस तेज चल रहा था, लेकिन ये घबराहट नहीं थी। वो सरदारों के लिए इससे ज्यादा खतरनाक काम सरअंजाम दे चुका था। दरअसल पोर्च की तिरछी छत पर चढ़ना खासा दुश्वार काम था। उसने अपने सांस संभाले और एक बार फिर खिड़की से अंदर झांका। अब कमरे में कोई नहीं था। मुंदरी ने जहां तक मुमकिन हो सका रोशन कमरे के हर गोशे को अपनी नजरों से खंगाला। कमरे में वाकई कोई नहीं था। पूरे कस से खड़े होकर उसने जब जायजा लिया
تو اسے ایک کونے میں چلتا ہوا ٹیلی ویژن سیٹ بھی دکھائی دیا جس کی آواز بند تھی، فقط رنگین تصویریں دکھائی دے رہی تھیں۔ مندری نے کھڑکی کا پٹ پورا کھول دیا، گھوم کر دیکھا، اب اسے لنگڑا اور جیپ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گیٹ پر لگا ایک چھتنار درخت یہاں تک پہنچنے کی وجہ سے ان کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ مندری نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے، سانس روکا اور ہاتھوں کے بل اچھل کر کھڑکی سے اندر چلا گیا۔ اب اس کا سانس قدرے تیز چل رہا تھا۔ کمرے کے اندر پہنچنے کی کوشش کے دوران اس کی چادر اس کے پیروں میں آ گئی اور فقط وہی حصہ اس کے جسم پر تھا جس سے اس نے اپنی بندوق اپنے بدن پر باندھ رکھی تھی۔ غسل خانے کا دروازہ اسی لمحے کھلا اور لالا باہر آئی۔ شاید وہ بال سنوارتی باہر نکلی تھی، برش ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ مندری اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لالا کے چہرے پر حیرت اور پھر فکر مندی کے تاثرات ابھرے، لیکن مندری نے اسے چیخ مارنے کا موقع نہیں دیا اور اچھل کر اپنا ایک ہاتھ اس کے بدن اور دوسرا اس کے منہ پر اتنی تیزی سے رکھا کہ لالا کو بے بس ہوتے دیر نہیں لگی۔ لالا نے خود کو چھڑانے کی جدوجہد کی اور مندری کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش بھی۔ مندری نے لالا کے کان میں تیز سرگوشی نما آواز میں کہا، میں تجھے اٹھانے نہیں آیا، حوصلہ کر، بات کرنی ہے تجھ سے۔ پھر اس نے لالا کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ لالا کلانچے بھرتی ہرنی کی طرح مندری سے دور چلی گئی اور ہانپ کر بولی، چلا جا، چلا جا، نہیں تو مارا جائے گا۔ مندری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دیکھ لالا، میری بات غور سے سن، تجھے اٹھا لانے کا آرڈر ہی دیا ہے اس بہن چود سردار نعمان نے، پر میں ایسا کروں گا نہیں۔ اعتبار کر میرا، میں نورے کو بھی ملا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہیں، سب خیر ہے، اعتبار کر میرا۔ مندری نے یہ سب کچھ ایسے خلوص سے کہا کہ لالا سوچ میں پڑ گئی۔ مندری نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، میرے ساتھ لنگڑا اور تانا بھی ہیں، جیپ نیچے کھڑی ہے، آرڈر یہی ہے کہ تجھے اٹھا کر لے جاؤں، پر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ لالا نے اپنا نچلا ہونٹ غیر اضطراری طور پر اپنے دانتوں تلے دبایا۔ نہیں، تو کوئی چکر چلا رہا ہے، چلا جا، نہیں تو میں شور کر دوں گی، 5-6 مرد رہتے ہیں اس کوٹھی میں، تیری بوٹیاں کر دیں گے، اور ان دونوں کی بھی۔ ایسا کہتے ہوئے لالا کو عدنان کے نرم ہاتھوں کا خیال آیا، جن سے شاید مناسب قسم کا تھپڑ بھی نہ مارا جاتا۔ مندری مسکرایا، ڈر مت اور نہ مجھے ڈرا، تجھے پتہ ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاتا ہوں، کوئی چکر نہیں ہے، میں مدد کرنا چاہتا ہوں تیری۔ لالا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مندری کو دیکھا، اچھا کیسے کرے گا میری مدد؟ مندری جواب دینے سے پہلے کھڑکی کی طرف گیا۔ یہاں سے اندھیرے گیٹ پر روشن بلب کی ہلکی روشنی میں جیپ کھڑی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مندری لالا کے قریب گیا، اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جسے لالا محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھ لالا، مجھے ساری اسٹوری کا پتہ ہے، میں تجھے نورے کے پاس پہنچانے کی کوشش کروں گا، پوری کوشش کروں گا، بھروسہ کر میرا، پر سمجھ نہیں آتی یہ کام کیسے ہوگا۔ لنگڑا اور تانا دونوں ماں کے خصم نیچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مندری واقعی پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے جھانکا۔ لنگڑا اور تانا جیپ کے باہر کھڑے تھے، لیکن یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا سگریٹ سلگانے میں مدد کر رہا تھا، اس لیے ان کی نظر مندری پر نہیں پڑی۔ مندری نے سوچا اگر اکیلا لنگڑا ہوتا تو شاید وہ اسے رازدار بنا لیتا۔ یہ بات شام سے اس نے دوسری مرتبہ سوچی تھی، لیکن تانے پر کسی صورت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے اس کمرے میں آئے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ ایسا بہت دیر تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی لمبی غیر حاضری کا مطلب ہوتا تانے اور لنگڑے کی پریشانی، اور وہ دونوں کسی بھی وقت خود اس گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کر سکتے تھے، اور وہ یقیناً اسی راستے کا انتخاب کرتے کہ جس کو اختیار کر کے اس وقت مندری لالا کے سامنے کھڑا تھا۔
लाला उसे सवालिया निगाहों से देखकर बोली, फिर क्या करना है तूने? मुंदरी को अचानक ख्याल आया कि लाला किस हैसियत में उस घर में रह रही थी। ना, ये कौन लोग हैं तू जिनके साथ इधर रहती है? लाला अब कदरे मुतमईन थी। है कोई शरीफ आदमी, बड़ा ही अच्छा बंदा है। वो तो खुद चाहता है कि मैं किसी तरह नूर के पास चली जाऊं। मुंदरी अभी लाला की बात हजम करने की कोशिश ही कर रहा था कि हल्की सी आहट के साथ अगले ही लम्हे ताना कमरे में खड़ा था। मुंदरी ताने को देखकर जैसे पत्थर का हो गया। ताने के पीछे लंगड़ा कदरे दिक्कत से कमरे में आया। ताना हंसा, ओए इतनी देर, ये क्या कचहरी लगाई हुई है इस गश्ती के साथ? कहीं बदनीयत तो नहीं हो गया? लंगड़े ने बंदूक की नाल लाला की छातियों के दरमियान रखी। चुपचाप चल हमारे साथ, चूं चां मत करना, वरना दूसरे काम के ऑर्डर भी हैं हमारे पास। लाला ने मुंदरी की तरफ देखा, जिसने नामहसूस अंदाज में लाला को उनकी बात मानने का इशारा किया। लाला ने हाथ में पकड़ा हुआ बालों का ब्रश बेड पर फेंका और बेड के किनारे से अपनी चादर उठाई। उसी वक्त दरवाजा खुला और अदनान अंदर आया। कमरे के हालात देखकर लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे उसकी समझ में कुछ न आया हो। फिर ताना हंसा, ओए बहू, उस दिन तो तू भाग गया था, देख हम तेरी माशूक को ले जा रहे हैं। अदनान लाला की तरफ बढ़ा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ताने ने बंदूक का बट उसके सर पर इतने जोर से मारा कि अदनान दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। फिर लंगड़े ने अदनान को एक गाली दी, चुपचाप देखता रह, जरा भी होशियारी दिखाई तो दफन कर दूंगा इसी घर में, समझा? ताने ने फिर बंदूक उठाई तो मुंदरी ने हाथ से रोका। काफी ओए, वो कब रोक रहा है हमें, चलो। अदनान की आंखों के सामने से अंधेरा छटा तो वो तीनों लाला के साथ कमरे से निकल रहे थे। अदनान चंद लम्हों तक पड़ा अपना सर टटोलता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसकी टांगें रबर की हो गई हों। चोट वाली जगह उभर आई थी और वहां बाल चिपके हुए महसूस हो रहे थे। वो बमुश्किल उठा, खिड़की तक जाना उसे एक उम्र का सफर लगा। वो चारों जीप में बैठ रहे थे। फिर जीप स्टार्ट हुई और उसकी रोशनियां जलाई गईं तो अदनान को जैसे होश आ गया। वो तेजी से निचली मंजिल की तरफ चला। रास्ते में एक आध बार लड़खड़ाया भी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपना मोबाइल उठाया और ऐसा लगा वो किसी का नंबर तलाश कर रहा हो। वो अखबार का आदमी था और जानता था कि इस वक्त उसे कहां से मदद मिल सकती थी।